हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को देख रहे थे और हमने टोटल 1 to 6 पार्ट में 1 to 60 तक के क्वेश्चन को कवर कर दिया हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लें। और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और इस लेक्चर का आनंद लें। तो चलो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 61 है। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया गया है और इसे क्या करना, हमें प्रोडक्ट करना है ना। तो जानकारी के लिए एक बात हम बता दें यहाँ पे कि जैसे ये जो मैट्रिक्स है ना, वो क्या है, हमारे पास 2x2 ऑर्डर का है। और ये जो मैट्रिक्स है क्या है, 2x1 ऑर्डर का है। 2x2 और 2x1 क्या है, इसमें 2 रो 2 कॉलम है और इस मैट्रिक्स में 2 रो 1 कॉलम है। ठीक है, देखो ये बताता है कि मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और ये 2 है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये जो दिख रहा है 2 से लेकर 1 तक, यानी 2x1 जो दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि मल्टीप्लाई होकर जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेंगे वो 2x1 ऑर्डर का बनेगा, यानी उसमें 2 रो होगा और 1 कॉलम होगा। तो देखो इसे हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो हमें तो पता है ना कि जब भी हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसमें 2 रो होगा और 1 कॉलम होगा। तो हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं वो तो सबको पता ही होगा। रो का कॉलम से साथ होता है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, है ना। देखो हम रो को कॉलम से कर रहे हैं। 1 को अगर 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 11 आएगा, और रो को कॉलम से, या फिर 0 को 17 से कर देंगे तो प्लस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, रो को कॉलम से। तो जब हम 0 को 11 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, और प्लस 1 को 17 से करेंगे तो ये आ जाएगा 17। और ये जो है ना एलिमेंट हम लोग इस तरह से अरेंज कर दिए। अब इसे आंसर के रूप में अगर लिखा जाए तो क्या होगा, वो देखो ये आ रहा है 11, 0 ऐड करेंगे तो, और 0 प्लस 17 कितना होता है, 17। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है। एक डिटर्मिनेंट है यहाँ पे और इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, जिसमें इस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया गया है। ठीक है, देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले 2 को यहाँ छोड़ेंगे और ये रो और ये कॉलम क्या होता है, फिनिश हो जाता है। तो -21 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 50 को 4 से कर देंगे तो 15 4 जा कितना होता है, 60। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो अब -3 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर सिंबल क्या होता है इस एलिमेंट का, माइनस, तो वो माइनस माइनस प्लस बनाएगा, और यहाँ से ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 21 6 जा 126 जो कि माइनस में होगा, और 4 3 जा 12 भी क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से 5 को अगर उठाया जाए तो 5 अगर लेंगे तो वो रो और वो कॉलम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 15 6 जा 90, और इधर से कितना आ जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा, 3 0 जा 0, है ना। तो इस तरह से आया। अब देखो ये 0 जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस होगा, तो 62 जा -120, और इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो -138 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और 9 5 जा 45 यानी कि 450। यहाँ से क्या होगा, -120 और माइनस ये 138 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 414। ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, 450। तो इसे अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा -534, है ना, और प्लस कितना आ जाएगा, 450। ठीक, अब देखो अगर इसको इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नंबर बड़ा है, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, 84, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है। इफ़ x इक्वल टू इतना देन फाइंड एडजॉइंट x। देखो x इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स का क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने रूल पढ़ाए थे कि जो भी इस मैट्रिक्स के अंतर्गत एलिमेंट दिया हुआ है सभी का हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, है ना। तो देखो ये काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ A11, इस एलिमेंट को A11 बोलते हैं। देखो निकालने का रूल क्या है, जब हम इस एलिमेंट का निकालेंगे तो ये जो एलिमेंट 3 दिख रहा है ना, वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो दोनों खत्म हो जाएगा। तो ये रो कॉलम, ये वाला रो खत्म हो गया और ये कॉलम खत्म हो गया, तो क्या बचा, 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9। ठीक है, और साथ ही साथ 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। तो इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस का पावर 2 देंगे यानी इवन नंबर, तो ये प्लस में आएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ
A12 किसको बोलते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये वाला हुआ, सेकेंड कॉलम ये वाला हुआ, तो -5 का। तो देखो हमने क्या बताया कि अभी अभी जिस रो में -5 है और जिस कॉलम में है, तो इस कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा -7, तो माइनस का क्या लिखेंगे 7, और 2 और 1 कितना होता है 3, तो माइनस की पावर अगर 3 करेंगे तो ऑड नंबर है तो वो माइनस ही रहेगा, यानी कि -7 होगा। उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A21 का मतलब क्या होता है इस एलिमेंट का, तो यहाँ से रो और एक कॉलम खत्म हुआ, -5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 और 1 कितना हो रहा है 3। उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ हम लास्ट किसका निकाल देंगे A22 का, है ना। A22 का मतलब क्या हुआ इसका, तो ये रो और एक कॉलम खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने के पास 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 2 और 2 4, तो इसमें तो सिंबल प्लस ही रहेगा। चलो ये हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे देखो यहाँ से निकाल दो CIJ का मतलब होता है जो एलिमेंट आ रहा है उसे एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हम लोग तैयार करेंगे। देखो यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आएगा -7, यहाँ से -5 और यहाँ से 3, यानी कि A11 ये प्लेस है, A12 ये प्लेस है, और A21 जो है ये प्लेस है, और A22 जो है ना ये प्लेस है, तो ऐसे लिख दिए। अब देखो यहाँ से अगर एडजॉइंट ऑफ A निकालना है ना, तो हमने पढ़ाया था कि एडजॉइंट अगर X चाहिए तो जो भी CIJ वाला हमारे पास मैट्रिक्स है ना, उसके सारे जो रो वाला एलिमेंट है उसको कॉलम में अरेंज कर दो, बस आंसर हो जाएगा, है ना। देखो तो रो में क्या है 9 -7, तो 9 और -7 एक कॉलम में आ जाएगा, और इस रो में क्या एलिमेंट है -5 और 3, तो -5 और 3 यहाँ आ जाएगा, यानी कि रो वाले चीज़ को हम लोग क्या कर दिए कॉलम में। तो जब कॉलम में कर दिए तो इस तरह से जो भी आंसर बनकर आया हमारे पास, ठीक है, वही इसका जो मैट्रिक्स दिया गया था X = इतना, उसका एडजॉइंट हो गया, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैचिंग है बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, इफ़ X = A cos स्क्वायर थीटा y = A sin स्क्वायर थीटा देन dy/dx = देखो ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है। जो लोग डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानते होंगे, ठीक है, तो उन लोग को पता होगा कि x और y यहाँ पर जो है ना एक थर्ड वेरिएबल थीटा में डिफाइन किया गया दोनों फंक्शन, और यहाँ से कह रहा है इसकी dy/dx फाइंड करने के लिए, है ना। देखो सबसे पहले यहाँ से जो x की वैल्यू है ना दिया हुआ cos स्क्वायर A cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से क्या लिखना होगा dx/d थीटा = ये हमारा कांस्टेंट है, छोड़ेंगे और cos स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2 cos थीटा, है ना, और फिर cos थीटा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का sin थीटा, ये निकल करके आ गया dx/d थीटा। एंड अब हम इस फंक्शन से क्या निकालेंगे dy/d थीटा, है ना। तो चलो dy/d थीटा = देखो यहाँ से कितना आएगा a, और साइन स्क्वायर का पहले क्या कर देंगे पावर का होता है डिफ्रेंशिएशन, तो 2 sin थीटा, और sin थीटा का फिर डिफ्रेंशिएशन होता है cos थीटा। तो चलो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना था dy/dx निकालना था, ठीक है। तो देखो dy/dx का मतलब ये हुआ कि dy/dx जो है ना ऊपर आ रहा है, dy कहाँ जा रहा है ऊपर, तो dy वाला फंक्शन ये है, यानी कि इसको ऊपर लिखेंगे, तो कितना लिखना होगा 2a sin थीटा और इनटू cos थीटा, और अपॉन क्या करना होगा ये वाला फंक्शन, इसको भी रीअरेंज करके लिखते हैं हम लोग 2a, और माइनस आ जाएगा आगे ये वाला, और sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू कितना जाएगा cos थीटा। देखो 2a से 2a कट गया, sin थीटा से tan थीटा कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया, यानी ओवरऑल कितना आ गया -1। तो ये निकल करके आ गया हमारे पास dy/dx, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका आंसर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, ये भी 64 की तरह ही है। देखो x = 84 और एंड y = 280², यहाँ से बोल रहा है कि dy/dx की वैल्यू क्या होगा। देखो तो ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करेंगे कि x की वैल्यू अगर इतना है तो यहाँ से dx/dt निकालना होगा पहले, है ना। और dx/dt निकालने के लिए क्या करते हैं, ये कॉन्स्टेंट है छोड़ेंगे, और t की पावर 4 का अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो 4t³ आएगा, ये हो गया, ठीक है। एंड उसी तरह से यहाँ से हम क्या निकालेंगे dy/dt, तो dy/dt अगर निकाला जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2a कांस्टेंट है, और इनटू ये जो t² है ना उसका क्या आ जाएगा 2t, क्या आ जाएगा 2t। तो हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना था dy/dx, तो चलो इसे निकाल देते हैं यहाँ पे dy/dx = देखो dy का फंक्शन ये है, तो यहाँ से लिख दो 2 2 कितना आ जाएगा 4, तो यानी कि 2 × 2 लिखेंगे इसे, और यहाँ से 80, और अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास देख लो 4a t³,
तो 2 2 जब 4 से क्या हो जाएगा, ये 4 खत्म हो गया, ए से ए भी खत्म हो गया और टी से एगो टी खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बचेगा 1/t²। ठीक है, तो ये निकल करके आ गया हमारे पास dy/dx, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देख लो क्वेश्चन नंबर 66 है। देखो d² इंटू 20x³ + 7x, इसका डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करोगे कि जो 20x³ + 7x है ना, इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन। इसका सिंगल डिफरेंशिएशन क्या निकल कर आएगा, तो 20x³ जो है ना, इसको क्या कर देंगे 20×3 = 60, यानी ऐसे सीखो इसको 20 और x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x²। ठीक है, अब प्लस 7x का क्या हो जाएगा 7, क्या होगा 7। क्लियर, तो ये निकल कर के आ गया हमारे पास dy/dx, जहाँ पे बाई ये वाला फंक्शन मान लिए थे हम लोग, बाई मान लो ये फंक्शन है, तो dy/dx। अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, d² निकालना है। अब इस टर्म के लिए मान लो थोड़ा देर के लिए कि बाई हमारे पास ये न्यू बाई निकल कर आ गया। ठीक है, तो इसका अगर ऐसा निकाला जाए तो देखो कितना होगा 23 60 और इंटू x² का कितना हो जाएगा 2x, और प्लस कांस्टेंट तो 7 है, उसका हो जाएगा कितना डिफरेंशिएशन 0। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या निकला 62 120x। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू है ये डबल डिफरेंशिएशन d² का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है dy/dx इंटू cot इनवर्स इंटू tan x। ठीक है, देखो इस फंक्शन का हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि dy/dx जैसे उसको ऐसे रहने देते हैं, और ये जो cot इनवर्स x है ना, इसको भी रहने देते हैं। देखो tan x को हम लिख सकते हैं cot π/2 - x, यानी cot 90 - थीटा जो होता है वो क्या होता है tan थीटा। तो हम लोग tan थीटा इन tan x को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना होगा कि dy/dx, देखो cot इनवर्स से cot यहाँ पे हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास π/2 - x, यानी हमारे पास अब ये फंक्शन नहीं हो करके ये फंक्शन आ गया। अब इसकी बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, π/2 इज ए कॉन्स्टेंट, सो डिफरेंशिएशन विल 0, और -x का कितना होगा 1। तो ओवरऑल आंसर की अगर हम बात करें तो -1 इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो एलपीपी में हमने बताया था कि जहाँ पे फिजिबल रीजन होता था, है ना, तो उस फंक्शन का हम क्या करते थे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चेक किया करते थे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता था, तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से जो है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसा फंक्शन जो z इक्वल टू समथिंग के फॉर्मेट में है ना। तो इस तरह से ऑप्शन में जो है ना ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी मिल रहा है, यानी कि z इक्वल टू 11x + 19y इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 7x + 8y सब्जेक्ट टू कंटेंट्स 2x + 3y <= 6 एंड x > 0 और y > 0 इज। देखो यानी अभी हम बता रहे थे कि ये जो सब्जेक्ट टू करके लिखता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, एलपीपी का क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो बताओ कि ये हमारे पास z की वैल्यू है 7x + 8y। अब इसमें पूछ रहा है इस फंक्शन की बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में अगर बात किया जाए। खैर यहाँ पर मैक्सिमम नहीं पूछकर वो मिनिमम पूछा है ना। तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो हमेशा वो z बताता है एलपीपी के अंदर। ठीक है, तो कब बताएगा, तो हम सबसे पहले इसमें क्या है ना कि फिजिबल रीजन को ढूंढेंगे। फिजिबल रीजन आएगा कहाँ से, तो वो देखो ये जो कॉन्ट्रेंस दिया हुआ ना हमारे पास, तो इसी से निकलता है। तो यहाँ से काम करो कि जो भी इनक्वालिटी का क्वेश्चन यहाँ है इस तरह से दिया हुआ <= 6 है ना, तो यहाँ से काम करो 2x + 3y = 6 लिखो, और यहाँ से इसका जो है ना ग्राफ प्लॉट कर लो। पहले बता रहा हूँ, देखो यहाँ x आएगा, यहाँ पे y आएगा, है ना। देखो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 3 × 2 = 6, है ना। अब y की वैल्यू अगर 0 रखें तो x की वैल्यू क्या मिलेगा 2 × 3 = 6। देखो इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसे क्या करना है, हमें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। देखो ये x एक्सिस होता था, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है, ठीक है।
देखो ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, उसी तरह से इधर 1, इधर 2 और इधर 3 मैंने इस तरह से ले लिया, है ना। देखो x की वैल्यू 0,2, तो x की वैल्यू 0,2 ये वाला होगा, सॉरी मैं उल्टा ले लिया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है ना, ये वाला ले आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये नंबर आएगा, इसको भी मान लो और इसको ये मान लो। ये किसका पॉइंट है 0,2 का, और ये किसका आ रहा है 3,0 का। तो यहाँ से जो है ना एक लाइन जाएगा हमारे पास ऐसे, देख लो सीधे, ठीक है। अब देखो ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पर फिजिबल रीजन को ढूंढेंगे। वो कैसे ढूंढना रहता है वो सुनो। देखो 2x + 3y < 6 है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में 0 को पुट करेंगे, है ना। यानी ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0, इससे हम इसमें पुट करेंगे। तो बताओ 0,0 अगर 0,0 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो देखो 2 × 0 0 होगा, 3 × 0 0 होगा, क्योंकि x y की वैल्यू ओरिजिन के हिसाब से तो वो 0 है ना। यानी कि 0 < 6, इसका मतलब है कि 0 जो है छोटा है 6 से, यानी ये कंटीन्यूअस मार्क क्या है सही है। तो जब सही रहता है तो इस इक्वेशन का जो कलर पॉइंट होगा, यानी फिजिबल के हिसाब से जो कलर करते हैं वो जो ओरिजिन की तरफ होगा। देखो ट्रू के केस में क्या होता है ओरिजिन की तरफ, और अगर फॉल्स रहेगा तो ओरिजिन से ऊपर होता है, ठीक है। अब देखो x > 0, x जो है ना 0 से बड़ा है, तो x ये वाला है 0 से बड़ा, यानी कि इस साइड में इसको हम लोग पेंट कलर करेंगे। उसी तरह से y > 0, तो ये भी हमारा क्या होगा इधर साइड में होगा। यानी कि फिजिबल रीजन हमारे पास कॉलम क्या बना, ये बना, देखो, ठीक है। यानी कि अब कहने का मतलब है कि हमें मिनिमम वैल्यू इसमें टेस्ट करना था, यानी फाइंड करना था। तो हम जो है ना इसी A, B और O पॉइंट पे जो है ना इस फिजिबल रीजन के हिसाब से मिनिमम वैल्यू को चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से z @ 0,2 यानी इस पॉइंट पे देखते हैं z की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बताओ z क्या है हमारे पास 7x + 8y, ठीक है। तो देखो यहाँ से लिखोगे 7x, देख तो 0 है और प्लस कितना है 8y है ना। तो 8 × y की वैल्यू क्या लोगे 2, तो कितना आ जाएगा 8 × 2 = 16 आ गया। उसी तरह से z @ 1 मिनट रुको, देखो उसी तरह से क्या लिखेंगे z @ यानी कि z हम अब की बार टेस्ट करने जा रहे हैं किस पे, इस b पॉइंट पे। तो b पॉइंट का मतलब कितना हो गया 3,0 पे। तो बताओ जब इतना इस पर हम लोग चेक करेंगे तो क्या निकल कर आएगा वो सुनो। इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो z = तो फिर से हमारे पास वही है 7x, 7 × 3 कर देंगे और प्लस कितना 8y, तो 8 × 0 यानी 7 3 कितना आ जाएगा 21, ये आ गया। नेक्स्ट क्या लिखना होगा z @ 0,0, ठीक है। देखो तो z = कितना आ जाएगा, ये तो 0 + 0 = 0 आएगा। यानी कि z की वैल्यू हमने तीनों पॉइंट पे जब फाइंड किया तो एक पर तो 16 आया, दूसरे वाले पे 20 बना रहा है और तीसरे वाले पे 0 आ रहा है। तो बताओ मिनिमम किस पे हुआ 0,0 पे, है ना। तो यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 0, क्या बनेगा 0। तो 0 इज द राइट आंसर, यानी यहाँ मैं लिख रहा हूँ z इज मिनिमम एट 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हुआ 0, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5x + 7y सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेस्ट x + y <= 7, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 इज। देखो अब सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी LPP का क्वेश्चन है। तो बताए थे ना कि जो सब्जेक्ट 2 में रहता है दिया हुआ वो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो z = 5x + 7y क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और हमें क्या करना है इस फंक्शन का बताता है, इसके हिसाब से बताओ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे अभी करने के लिए कि जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया गया है उसे हम लोग सबसे पहले इस तरह से इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना। और क्या करेंगे देन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ से x लेंगे, यहाँ से y, x की वैल्यू होगा 0 देंगे तो y 7 आएगा, और y की वैल्यू होगा 0 रखेंगे तो x 7 होगा, ठीक है। अब इसका क्या करना हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो
एक्स, ये वाई है, ये ओरिजिन है तो 0 0 होगा। ठीक है, देखो इस वैल्यू को प्लॉट कर लो। मान लो इसका 7 यहाँ पे आ रहा है और इसका 7 यहाँ पे आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम ए 0 7 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी 7 0। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन पास कर जाएगा ऐसे। ठीक है, ये जो लाइन आ रहा है हमारे पास, ये किसका है? x प्लस वाई इक्वल टू 7 का ग्राफ है। ठीक है, चलो अब इसका फिजिबल रीजन को हम लोग फिजिबल रीजन के हिसाब से पॉइंट को है ना काउंट करते हैं। देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जो 7 है, इसमें हम ओरिजिन को पुट करेंगे और अगर ये ट्रू होगा तो वो ओरिजिन तरफ कलर होगा। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो ऑफकोर्स 0 जो है ना वो छोटा है 7 से, यानी कि इस लाइन के इधर साइड में कलर होगा। देखो ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो ये कंडीशन ही है बनाया हुआ। ठीक है, यानी फिजिबल रीजन अगेन एंड अगेन क्या मिला? ये वाला रीजन देख लो। ठीक है, यानी कि इस जो सब्जेक्ट टू यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो इसका मैक्सिमम किस पे चेक होगा? इस पे, यानी कि 7 0,7 7,0 और एक 0 0 पे। चलो मैं फटाफट लिखता हूँ। देखो जेड एट, चलो पहले मैं ए 0 7 पे दिखता हूँ, तो बताओ जेड कितना आएगा? देखो 5x प्लस 7y है, तो 5x तो 0 हो जाएगा, 7/7 इंटू 7 यानी ओवरऑल कितना आ गया? 49। उसी तरह से जेड एट बी ऑफ 7, जेड एट बी 7,0। देखो यहाँ से जेड क्या आएगा, तो जेड के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग? 5x प्लस 7y, ये तो लिखी है ना। देखो तो 5 इंटू यहाँ 7 रखेंगे और प्लस 7 इंटू 0 रखेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 35। और उसके बाद जेड एट एक 0 0 आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पर देखते हैं जेड की वैल्यू क्या होगा। देखो जेड एट 0 0 है ना, तो जेड इक्वल टू यहाँ से तो 0 प्लस 0 बनेगा डायरेक्ट, यानी कि 0। तो बताओ ये जो फंक्शन है, तो इस पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आया? एक पे 49 आ रहा है, एक पे 35 और एक पे 0, तो मैक्सिमम तो 49 हुआ। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ से लिख दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी दे रखी थी है ना, एट नहीं, इसकी वैल्यू पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? इज 49, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हमने 61 से लेकर 70 तक का फुल कॉन्सेप्ट के साथ सोल्यूशन इसका हमने कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हमने 61 से लेकर 70 तक का सोल्यूशन को किया है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग 71 से लेकर कहाँ तक कर पाते हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो का जब यहीं पे एंड करना चाहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।